Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. Today we want to discuss last lecture of this particular topic. And in this particular topic we want to discuss two very important concepts. One of them is production of the flowering hormone and other one is the chilling treatment or vernalization. आइए देखते हैं कि इन दो प्रोसेसेस या फिनोमेना का क्या मतलब है और हम साइंटिस्ट लोग इन दो प्रोसेसेस को कैसे इंसानियत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. सो लेट्स गो टू द वाइट बोर्ड. यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 10 में हम आज आखिरी लेक्चर स्टडी करेंगे. और जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था आप लोगों को कि हम पहला हार्मोन पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द फ्लोरेजन. फ्लोरेजन इज़ अ हार्मोन दैट इज़ ऑल्सो नोन एज द फ्लावरिंग हार्मोन. अगर आप इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो जैसे नज़र आ रहा है आपको लिखा हुआ कि ये प्रोड्यूस होता है लीव्स में. आपने इस बात को माइंड में रखना है कि ये वाला हार्मोन लीव्स में प्रोड्यूस होता है, बिकॉज कि जो इसका सिस्टर टॉपिक है आज, उस पर्टिकुलर टॉपिक में जो वंदलिन है अनदर हार्मोन, उसके प्रोडक्शन या उसकी साइट ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट है. तो आपने इन दो साइट्स ऑफ प्रोडक्शन को माइंड में कंफ्यूज नहीं करना. आपने याद रखना है कि जो फ्लावर प्रोडक्शन है उसका हार्मोन लीव्स प्रोड्यूस करते हैं. ये आज की एक समझ ले की पॉइंट है. राइट भाई, प्रोड्यूस तो लीव्स में हो गया, तो लीव्स में जाने के बाद इवेंचुअली से कहाँ जाके काम करना है, जहाँ फूलों ने बंधना है. जाहिर है वो क्या होगी, वो किसी लीव का एपेक्स होगा जहाँ पे फ्लोरल बड डेवलप हो रही है. तो लीव से ये फ्लोरल बड तक कैसे पहुँचेंगे, डेफिनेटली बाय मींस ऑफ अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम. और आपको इस बात का पता है कि अगर हम जाइलम की बात करेंगे तो वहाँ तो सिर्फ वाटर और मिनरल्स यू कैन से मूव होते हैं, लेकिन फ्लोइम में यू नो वेरी वेल कि हम डिफरेंट किस्म के फोटोसिंथेट्स या प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस और प्रोडक्ट्स ऑफ लीव्स को पुट कर सकते हैं जो कि अपनी रेलेवेंट पोजीशन पे पहुंच सकते हैं. तो इस लिहाज से इन पर्टिकुलर हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने की जगह हुई लीव्स, इनको पोर कर दिया गया, डाला गया फ्लोइम में और पहुंचाया गया कहाँ पे, बर्ड्स पे, जहाँ जिन्हें हम बोलते हैं फ्लोर बर्ड्स. और यहाँ पे जाके प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर स्टार्ट हो जाएगी. राइट माय डियर स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर फिनोमिना को सबसे पहले एक रशियन साइंटिस्ट ने you can say study किया और that very scientist has got a very unique name that is called as M.H. Chalakian or Chalakian. This particular scientist was working on a very lovely flower, lovely plant that is called as a chrysanthemum. और आपको पता है हमारे स्टूडेंट्स, पढ़ के आए आप लोग कि जो क्राइसेंथेमम है ये एक शॉर्ट डे प्लांट है. राइट इसके ब्यूटीफुल फ्लावर्स की डायग्राम आप पिछले लेक्चर में भी आप लोगों की लगवाई है हम लोगों ने, फोटोपिरियोडिज्म में भी आप लोगों के लिए डायग्राम अब भी हाजिर है. आप देख सकते हैं कि दिस वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर इज क्राइसेंथेमम. अब इस क्राइसेंथेमम के उसने माय डियर स्टूडेंट्स दो प्लांट्स लिए, जैसे कि हमने आपके लिए ड्रॉ भी कर दिया है, प्लांट 1 एंड प्लांट 2. राइट उसने किया क्या माय डियर स्टूडेंट्स कि उसने इस पर्टिकुलर प्लांट के अपर हाफ के लीव्स को उतार दिया. इसके लिए जो बुक टर्म इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड एज डीफोलिएशन. आपको पता है फॉलिएज लीव्स का मतलब है सब्ज पत्ते, और फॉलिएशन मीन्स पत्तों का उगना और डीफोलिएशन मीन्स उगे हुए पत्तों का उतार देना. तो हमने इस पर्टिकुलर जोन में से डीफोलिएशन कर दी, लीव्स को उतार दिया. यहाँ से भी देखिए और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं. हम लोगों ने एक प्लांट को ट्रीट किया इस फैशन में कि हमने उसके अपर हाफ को, मीन्स इस वाले हाफ को जहाँ पे लीव्स नहीं थे, उसे हमने लॉन्ग डे प्लांट वाली एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया. मीन्स उनको रोशनी ज़्यादा देर दी और ड्यूरेशन ऑफ डार्कनेस वाज लेस. लेकिन जो इसका मेरे पास लोअर वाला पार्ट था वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि उसको हमने रोशनी कम दी और अंधेरे में ज़्यादा देर रखा. राइट तो क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, फ्लावरिंग हो गई. फिर हम लोगों ने दूसरा काम ये किया कि एक और प्लांट के लोअर हाफ को हम लोगों ने शॉर्ट डे से ट्रीट किया और अपर हाफ को हम लोगों ने लॉन्ग डे से ट्रीट किया, तो फ्लावरिंग हो गई. इसका मतलब ये हुआ माय डियर स्टूडेंट्स कि एक शॉर्ट डे प्लांट को मुझे शॉर्ट डे वाला एनवायरनमेंट देना है, तभी उसके अंदर फ्लावरिंग प्रोड्यूस होगा और वो मूव करेगा टूवर्ड्स द एपेक्स वेयर फ्लावर्स शुड प्रोड्यूस. तो यहाँ पे फ्लावरिंग होगी. राइट तो ऑप्टिमम conditions are essential for the production of the phlorogen. Once phlorogen is produced,
it will transport to the apex, it will make the flowers. लेकिन हमने क्या किया माय डियर स्टूडेंट्स, एक और बात, एक्सपेरिमेंट को एक और ढंग से ऑपरेट किया और हम लोगों ने इस दूसरे प्लांट की साथ कंडीशंस रिवर्स कर दी। मतलब ये था कि हम लोगों ने लॉन्ग डे प्लांट वाली कंडीशंस दी उन पर्टिकुलर एरियाज़ को कि जहाँ पे लीव्स क्या थे, प्रेजेंट थे, और यहाँ पे हम लोगों ने प्रोवाइड की शॉर्ट डे प्लांट्स वाली कंडीशंस। तो दोनों केसेस में देयर वाज नो फ्लावरिंग। इसका मतलब ये हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, जरा बात को गौर से सुनिएगा, यहाँ पे शॉर्ट डे यू कैन से कंडीशंस है और लीव्स प्रेजेंट है, यहाँ पे लीव्स तो प्रेजेंट है मगर कंडीशंस लॉन्ग डे जैसी हैं, और यहाँ पे क्या है, लीव्स है ही नहीं। चाहे कंडीशंस आइडियल थी या कंडीशंस आइडियल नहीं थी, अगर लीव्स नहीं है तो फ्लावरिंग प्रोड्यूस नहीं हुई, राइट। तो फ्लोरिजन प्रोड्यूस होने के लिए लीव्स का होना जरूरी है, और नंबर 2 उन कंडीशंस का होना जरूरी है जो कि इस पर्टिकुलर क्राइसैंथेमम में फ्लावर प्रोड्यूस कर सकता है, मींस शॉर्ट डे जैसी कंडीशंस। तो लीव्स चाहे टॉप पर हों या लीव्स चाहे बेस पर हों, wherever the leaves may be, they should be provided with the optimum condition in the terms of the photoperiod. तो फिर वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, एक हार्मोन दैट इज कॉल्ड द फ्लोरिजन, then it will be poured into the what, phloem, and phloem will convey it to the area where floral bud is going to form, it will give rise to the flowering. तो साबित ये हुआ हमारे स्टूडेंट्स कि फ्लोरिजन लीव्स में प्रोड्यूस होता है, फ्लोइम में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और साइट ऑफ एक्शन मेरे पास क्या है, ज़ाहिर फ्लोरल बड, और क्या बन जाता है, फ्लावर। और यही हमारी क्या है कंक्लूजन। इसके साथ ही हम इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं और अगले बोर्ड पे हम टॉपिक नया स्टार्ट कर, दैट इज कॉल्ड एज वर्नलाइजेशन। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। Yes, my dear students, we were talking about the production of flowers. तो you can see कि प्रीवियस बोर्ड के टॉप पे हमने एक फ्लावर ड्रॉ करके रखा हुआ है, और इस फ्लावर की प्रोडक्शन के लिए हमें चाहिए था फ्लोरिजन, और फ्लोरिजन हमेशा प्रोड्यूस होता है लीव्स में, और जाहिर है उसे हम पोर कर देते हैं इनटू द फ्लोइम, और वहाँ पर ये पहुँच जाता है फ्लोर बर्ड्स के पास और बन जाते हैं फ्लावर्स। ये था हमारे प्रीवियस बोर्ड का कंक्लूजन जो मैंने वैसे पहले डिस्कस आप लोगों से कर लिया हुआ है। अब हम कॉन्सेप्ट स्टडी करने वाले हैं, दैट इज इट्स सिस्टर कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज अगेन रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स, production of seeds, production of new plants, growth of the new plants, germination of the seeds due to chilling treatment। यानी कि अगर मैंने पौधे को उगाना है तो उसके लिए मुझे पौधे को लो टेम्परेचर से ट्रीट करना होता है। अगर मैं चाहता हूं कि उसमें अर्ली फूल बन जाए तो भी मुझे उसको लो टेम्परेचर से ट्रीट करना होता है। और आपको ये बात पता है, अगर आप अपने पाकिस्तानी की बात करें तो आपको पता है कि हमारे पास हमेशा बाहर से पहले एक ख़ज़ां या एक्सट्रीम सर्दी का मौसम आता है। ये सर्दी का मौसम एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और उस पर्टिकुलर सर्दी के मौसम के रिजल्ट में एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है दैट इज़ कॉल्ड एज वर्नलिन, और अगर वर्नलिन प्रोड्यूस होगा तो ग्रोथ भी होगी और फ्लावर्स भी प्रोड्यूस होंगे, और ज़ाहिर अगर फ्लावर्स प्रोड्यूस होंगे तो हमारे लिए फूड का इंतज़ाम भी होगा। तो ये समर से आने की पहले की नवीद है, खुशखबरी है, इसलिए हम लोग इसे मीनिंग स्प्रिंग का देते हैं, यानी कि लो टेम्परेचर किसी बहार की आमद का पेश खेमा है, राइट। विंटर वैरायटी हम लेते हैं, उसे हम लो टेम्परेचर से ट्रीट करते हैं, और उसे हम स्प्रिंग वैरायटी में भी, स्प्रिंग टाइम पे भी ग्रो कर सकते हैं। इसको सबसे पहले लाइसिनको ने 1928 में डिस्कवर किया था। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी एम्ब्रियो को, किसी भी सीड को ग्रो करना चाहते हैं या हम अर्ली फ्लावर लेना चाहते हैं, तो आई हैव टू ट्रीट दैट पर्टिकुलर प्लांट with a very low temperature. Low temperature means vernalization, right my dear students। अगर ये कंडीशन फुलफिल ना हो तो क्या होगा, सिंपल सी बात है भाई, अगर आपने इसे लो टेम्परेचर नहीं दिया तो जाहिर है उस पर्टिकुलर सीड की जर्मिनेशन भी डिलेड होगी, और चूंकि उस पर्टिकुलर सीड के ग्रोथ के डिले होने की वजह से, और चूंकि अब ये सीड देर से ग्रो हो रहा है तो उसके रिजल्ट में जो फ्लावर्स है वो भी देर से प्रोड्यूस होंगे, या उनका ऑप्टिमम टाइम गुजर चुका होगा तो फ्लावरिंग भी प्रोड्यूस नहीं होगी। दोनों केसेस हो सकते हैं, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो हमें करना क्या होता है, हम करते क्या हैं कि हम लोग एक विंटर वीट वैरायटी लेते हैं, यानी कि वीट की वो वाली वैरायटी जो विंटर में ग्रो करती है।
हम उस पर्टिकुलर सीड को जर्मिनेट करवाते हैं, उसे लो टेम्परेचर से ट्रीट कराते हैं और हम उसके अर्ली फ्लावर्स ऑब्टेन कर लेते हैं। अगर आप इसे किसी और वे में समझें तो ये समझ लें कि हम लोगों ने इस पर्टिकुलर सीज़न में एक की बजाय 2 क्रॉप्स ऑब्टेन कर ली। एक हम लोगों ने उस वक्त ऑब्टेन की कि जब टेम्परेचर वाकई ही कुदरती तौर पे लो था, राइट, और दूसरी हमने तब ग्रो कर ली, दूसरी हमने उससे पहले ग्रो कर ली बाई ट्रीटिंग इट विद द वेरी लो टेम्परेचर। तो मैं दोबारा सबकी रिपीट कर रहा हूँ, हम लोगों ने विंटर वैरायटी को अर्ली ग्रो करवाया बाई ट्रीटिंग द सीड्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वीट विद द लो टेम्परेचर, और उससे हम लोगों ने एक क्या की क्रॉप्स ग्रो कर ली। उन क्रॉप से ज़ाहिर अपने टाइम से पहले हमें फूल दे दिए, अपने टाइम से पहले हमने सीड दे दिए, और उसी टाइम के अंदर हम लोगों ने एक और यू कैन सी सीड्स ग्रो किए और उसी टाइम में एक दूसरी फसल भी हम लोगों ने ऑब्टेन कर ली। तो इसका फ़ायदा मेरे पास क्या होगा कि मैं एक सीज़न में बजाय एक यू कैन से फसल हासिल करूं, मैं उसी एक छोटे से ग्रोइंग सीज़न के अंदर 2 फसलें हासिल कर सकता हूं। तो ये है बेसिकली इस पर्टिकुलर इल्म की यू कैन से बेनिफिट या हासिल। एप्लीकेशन क्या करेंगे, ज़ाहिर हम तो नहीं कर सकते, इसके लिए हमें किसी फार्मर का सहारा लेना पड़ेगा, किसी ज़रूरी माहिर का सहारा लेना पड़ेगा, और वो जो ज़रूरी माहिर है वो हमें यही बताता है कि अगर आप किसी वैरायटी को अर्ली यू कैन से काश्त कर दें, क्या करने के बाद, लो टेम्परेचर से ट्रीट करने के बाद, तो आप लोगों को अर्ली फ्लावरिंग मिलेगी, आपका जो फल है वो जल्दी से पक जाएगा। और जैसे मैंने बोला कि आप एक्सटेंडिंग कल्टीवेशन कर सकते हैं, मींस कि आप कम टाइम में ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। अगर आपका ग्रोइंग सीज़न 6 माह का है तो बजाय इससे कि आप 6 माह में सिर्फ एक फसल हासिल करें, आप 6 माह में 2 फसलें भी हासिल कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ जैसे कुरान शरीफ में है कि दिल लजीन हम याकिलून, अगर आप में अकल हो तो आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं और आप उसी ज़मीन से ज़्यादा पैदावार भी हासिल कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर चीज़ की जो सबसे पहली स्टडी थी वो ज़ाहिर है उन लोगों ने ही की होगी कि जो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे। यानी कि प्रॉब्लम क्या थी कि ग्रोइंग सीज़न उनका बहुत शॉर्ट था। उन्होंने ये सोचा कि हम छोटे से ग्रोइंग सीज़न के अंदर मैक्सिमम क्रॉप कैसे या मैक्सिमम यील्ड कैसे हासिल कर सकते हैं। तो ये वाली कंडीशंस फेस करनी पड़ी रशिया और साइबेरिया के साइंसदानों को, और उन पर्टिकुलर रशिया और साइबेरिया के साइंसदानों ने उतने छोटे से पीरियड में क्या किया, 2 फसलें उगाई यूजिंग दिस पर्टिकुलर मेथड दैट इज़ कॉल्ड एज वर्नलाइजेशन। फिर इसके अलावा उन्होंने इन कंडीशंस को कैसे ऑप्टिमाइज़ किया, कैसे इनको ये पता चला कि कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा बेहतर है, सीड को किधर ग्रो करना चाहिए, या कौन सा टेम्परेचर कितनी देर की रखेंगे तो सीड बेहतर ग्रो करेंगे, ज़्यादा फूल प्रोड्यूस करेंगे। इन सारी बातों को अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स गो टू द लास्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बात हो रही थी आप लोगों के साथ कंडीशंस को ऑप्टिमाइज़ करने की, यानी कि अगर मैं किसी भी ग्रोइंग सीड को कंडीशंस ऑप्टिमम प्रोवाइड करूंगा तो तभी वो मैक्सिमम यील्ड या पैदावार दे सकते हैं। तो उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद जो चीज़ कंक्लूड की वो ये थी कि वो एरिया के जो वर्नलाइजेशन को मैक्सिमम रिस्पॉन्ड करता है, नंबर 1 या तो वो एम्ब्रियोज हैं और या फिर वो एक मेच्योर प्लांट के एपेसेस हैं। एपेक्स को बोलते हैं हम सिरों को, जो सिरे होते हैं, एंड्स होते हैं। अगर मैं उन पर्टिकुलर एंड्स को ट्रीट करूंगा तो उसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि ये पर्टिकुलर प्लांट जल्दी से फ्लावर प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। लेकिन मैंने ब्रैकेट में एक चीज़ लिखी है आप लोगों के लिए कि नॉट द लीव्स। इस वाले केस में आप लोगों को लीव्स को ट्रीट नहीं करना है, बिकॉज कि लीव्स की सिंथेसिस, लीव का फंक्शन था वो ये था कि सिंथेसिस ऑफ द फ्लोरेजन, उसका वर्नलिन की प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। लिहाजा अगर आप इन पर्टिकुलर लीव्स के ऊपर आइस मलते रहेंगे और आप उनके जो एम्ब्रियोज हैं उनको ट्रीट नहीं करेंगे या उसके एपिसेस को ट्रीट नहीं करेंगे तो किसी भी सूरत में क्या नहीं प्रोड्यूस होगा, वर्नलिन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इस लिहाज से एपेक्स और एम्ब्रियो ये वो 2 एरियाज हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं टू द लो टेम्परेचर टू गिव राइज टू द आर डिजायर्ड प्रोडक्ट। वेरी ऑप्टिमम टेम्परेचर इट इज़ 4 डिग्री सेल्सियस। ये एक्सपेरिमेंटेशन है, हम लोगों ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए। हम लोगों ने 15 को टेस्ट किया, हम लोगों ने 5 को टेस्ट किया, हम लोगों ने 0 को टेस्ट किया, हमने -5 को टेस्ट किया। जब हमने डिफरेंट टेम्परेचर को टेस्ट किया तो हमें पता चला कि 4 डिग्री सेल्सियस इज ऑप्टिमम टेम्परेचर टू
ब्रेक द डॉर्मेंसी ऑफ द सीड्स। डॉर्मेंसी क्या है? जो हमारी कौम है, सोई हुई खाबीदा कौम है हम लोग। वी आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द चेंज और चैलेंजेस ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर हम जागना चाहते हैं, अगर हम एक सोए हुए सीड को जगाना चाहते हैं, तो फिर टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 4 डिग्री सेल्सियस पे सीड्स बहुत तेज़ी से डॉर्मेंसी को ब्रेक करते हैं एंड दे बिगिन टू जर्मिनेट हैप्पीली। लेकिन सवाल ये है कि मैं इन पर्टिकुलर सीड्स को कितने टाइम के लिए यू कैन से 4 डिग्री सेल्सियस पे रखूं? तो आंसर है कि ये 4 डेज से लेकर 3 मंथ्स तक हो सकता है। मिसाल के तौर पे कि अगर कोई ऐसी फसल है जो कि इक्वेटर के एरियाज़ पे ग्रो कर रही है, जो कि वार्म एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे आपको कम टाइम चाहिए होगा। लेकिन अगर कोई ऐसे एरिया है जहाँ पे टेम्परेचर आगे ही बहुत ज़्यादा लो है, तो वहाँ के जो सीड्स हैं उनको उनकी डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा देर तक 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है कि हम किस पर्टिकुलर एरिया में वल्नरेलाइजेशन का प्रोसेस करना चाहते हैं, तो उसके लिहाज से ड्यूरेशन वेरी करती है, बट ऑप्टिमम टेम्परेचर इज़ 4 डिग्री सेल्सियस। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, इसका इफेक्ट क्या होगा? यानी कि सीड्स को या एपेसिस को 4 डिग्री सेल्सियस पे 4 दिन से लेकर 3 मंथ्स तक रखने का फ़ायदा क्या होगा कि ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे। कौन? या एम्ब्रियो या उनके एपेसिस, और उस हार्मोन का नाम क्या है? वर्नलिन। अगर आप मेरे से पूछें कि सर वर्नलिन की केमिकल नेचर क्या है, तो आंसर इज जिबरेलिन। इट इज़ नॉट ऑक्सिन, it is not something like ethene, it is not something like abscisic acid, it is gibberellin. So when concentration of gibberellin will increase, it will cause nothing other than vernalization. Now we want to see ahead कि इस किस्म के जो ट्रीटमेंट है वो हम किन 2 किस्म के पौधों को दे सकते हैं। तो आंसर इज बायएनियल्स एंड पेरिनियल प्लांट्स। राइट, इन 2 किस्म के पौधों को ख़ास तौर पे अगर हम सीरियल्स की बात करेंगे, उसमें भी ख़ास तौर पे अगर हम लोग वीट की बात करेंगे, तो उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया है नॉर्दर्न यूरोप के लोगों ने, और उन्होंने विंटर वैरायटीज़ को स्प्रिंग वैरायटीज़ में कन्वर्ट किया और उस पर्टिकुलर छोटे से टाइम में 2-2 फसलें हासिल कर ली। हम इन सारी की सारी स्टडी के बाद मीन आफ्टर स्टडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्नलाइजेशन एंड फ्लोरेजन हम क्या कहते हैं, हम कंक्लूड क्या करें हैं? वेरी सिंपल कंक्लूजन कि अगर आपके पास ऑप्टिमम फोटो पीरियड प्रेजेंट है तो आप लोगों को फ्लोरेजन मिलेगा। अगर आपके पास ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑप्टिमम टाइम के लिए है तो आपको वर्नलिन मिलेगा। अगर ये दोनों चीज़ें आपको मिल रही हैं तो आपको सही टाइम पे फ्लावर्स मिलेंगे, आपको सही टाइम पे सीड्स मिलेंगे, बल्कि जैसे मैंने बोला वक्त से पहले भी मिल सकते हैं, और आप उसी छोटे से ब्रीफ पीरियड में एक और फसल ग्रो करके अपनी पैदावार बढ़ा सकते हो, अपनी यील्ड को इंक्रीज़ कर सकते हो। इसका फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि हम इस इंसानियत को क्या दे सकते हैं? खुराक दे सकते हैं। राइट, तो रोटी कपड़ा और मकान में से जो रोटी प्रोवाइड करने का काम है बाहर वो हम साइंसदानों का है, उसके लिए हम डिफरेंट टेक्निक से इस्तेमाल करते रहते हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं और पर एकड़ पैदावार को बढ़ाते रहते हैं। मैं हमेशा की तरह से एक बहुत पॉजिटिव दुआ पे लेक्चर का अख्ताम करता हूँ। आज भी इस दुआ पे लेक्चर का अख्ताम कर रहा हूँ कि आप भी कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट ज़िंदगी में करने में ज़रूर कामयाब हो जिससे इंसानियत का फ़ायदा हो। इस दुआ के साथ आई वांट टू से यू अल्लाह हाफ़िज़।